ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर वालों के लिए और पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर वालों के लिए भी ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जिनका भी मेजर पेपर होगा वो भी इस वीडियो को देखिएगा, जिनका माइनर पेपर होगा वो भी इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप जानते हो फिर भी आपको देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से 100% एक नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, बिल्कुल रहेंगे। तो डीपली और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो हमारे भारत में संविधान लागू है उस संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, इसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, समझना है और कोशिश करना है। यहाँ पर तो शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन उसी बिंदु को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ऐड भी करना है ताकि आपका पन्ना एक्स्ट्रा जाए। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। किन के बारे में परिचय देना होगा? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? भारतीय संविधान। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। को बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, यानी पहले थी, लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। संशोधन का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, संविधान में सुधार करना या फिर संविधान को ऐड करना, उसी को संशोधन बोला जाता है। जिसके कारण वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। अब यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। जो हमारा भारत का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? इसका रीज़न देखिए। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना लिया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में भी जानते हैं। जिसके कारण 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया 2 महीने बाद, और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में। याद रखिएगा, 2, 11, 18 यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इत्यादि विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है इस भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो यहाँ पर बिंदुवार है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। अब जैसे यहाँ पर प्रस्तावना मैंने शॉर्ट में आपको डिफाइन किया है, लेकिन जो विद्यार्थी अगर चाहेंगे इसको थोड़ा सा और लंबे तरीके से लिखने के लिए, अगर उनको जानकारी होगी तो बिल्कुल लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम आपको नहीं लिखना है। तो चलिए भारतीय प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाए, आप लोगों का एनसीईआरटी बुक है, उसमें एक चीज़ लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो वही आपका संविधान की प्रस्तावना है। अब यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया एक उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्देशित प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया था, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इस प्रस्तावना को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान में? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, आत्मा के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, उसी तरीके से भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बिना कोई भी वजूद नहीं है। तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी कहीं ना कहीं एक खास अंग है। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए आत्मा भी तो एक अंग है, उसी तरीके से ये भी एक अंग है, अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। इसको जरूर लिखिएगा, इस लाइन को भी, ठीक है, सभी को लिखना ही है, लेकिन इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके प्रस्तावना में ही लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, अगर उनमें से कुछ भी और याद है तो आप यहाँ पर और भी मेंशन कर सकते हो भारतीय प्रस्तावना के बारे में। आगे देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। देखिए यहाँ पर 1976 जो साल था, उस साल में मैंने आपको क्या बताया कि संविधान में संशोधन होता है, उसमें सुधार भी होती है या फिर उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो कानून व्यवस्था को। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया, कुछ बदलाव किया गया, जिसमें 3 नए शब्द क्या किए, जोड़े गए, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, इन तीनों शब्द को। और अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो डेट आप याद रखिएगा। इस डेट को
कितने संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान के स्रोत। ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है, क्वालिटी है कि संविधान का क्या स्रोत है। तो भारतीय संविधान के विभिन्न देशों में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, यानी जो हमारा संविधान बना है ये कहाँ से, किस किस स्रोत से हमारा संविधान बना है, कहाँ से कौन सा कानून लिया गया है, इसके बारे में भी अगर आप जो भी जानते हो संविधान के स्रोत में आपको लिख डालना है। तो भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देशों के उपयोग एवं ज़रूरतों के अनुसार उसमें संशोधन भी किया गया है। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिसका संविधान बन चुका था, निर्माण हो चुका था। इसीलिए दूसरे देश में जहाँ पर संविधान बन चुकी थी उनके संविधान से भी जो भी महत्वपूर्ण अगर कानून व्यवस्था थी उसको हमारे देश के संविधान में फिर जोड़ा गया, लाया गया। इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी उस समय कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया, देखा गया, पढ़ा गया। जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी भारत में जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली और कानून के जो नियम है, ठीक है, संसदीय प्रणाली और कानून के नियम ये कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से लिया गया है। तो समझते कि कठोरता और लचीलापन हमारा जो संविधान है ना ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड है। ज़्यादा सिंपल रहता तो कोई भी इसमें हेरफेर कर सकता था, और ना ही ज़्यादा हार्ड है जिससे कि बहुत टफ कानून है अब हम उसको बदल नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरीके से कहीं ना कहीं ये बीच में है, इक्विलिब्रियम में है। तो समझते हैं इसको, भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीलापन है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, या फिर उसको संशोधन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर कठोर ज़्यादा रहेगा। जबकि लचीलापन संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, यानी सिंपल है, जब मन करेगा तब एक महीने में हम लोग हटा देंगे। तो ऐसा भी नहीं है हमारा भारत का संविधान, आसानी से आप नहीं हटा सकते कोई भी कानून को। इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोर बल दिया जाता है और ना ही अधिक लचीलापन, बल्कि दोनों का महत्व दिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है, यानी जो यूएस है वहाँ पर कठोर है कानून व्यवस्था उनकी जो है ना वो कहीं ना कहीं कठोर है, वहाँ पर लचीलापन को नहीं अपनाया गया है। कठोरता संविधान में बिना विशेष प्रक्रिया के संविधान नहीं किए जा सकते, संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी जो कठोर रहेगा उसके लिए आपको कोई खास प्रक्रिया से गुजरना होगा तभी संशोधन होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कहीं ना कहीं हमारे देश की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है संविधान की, हमारी देश की संविधान की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब इसमें क्या आता है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका मतलब क्या है भाई, कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका अधिकार सभी को समान है, यानी समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, जिनकी जनसंख्या कम है उनको कम अधिकार दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर जो ताकतवर है, बड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, जो कमज़ोर है उनका अधिकार छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को समान अधिकार है। और इसको 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया था, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अपने धर्म को वह किसी ढंग से, किसी तरीके से वह मना सकता है, अपना सकता है। इसमें पूरे तरीके से संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर भी दिए जाएंगे। ये था आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आगे देखते हैं एकल नागरिकता। अब ये क्या है भाई, देखिए भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। सिंपल वे में अगर समझे, एकल नागरिकता का मतलब है ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में रह रहे हो और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जी नहीं। इसके लिए आपको भारत में रहना होगा, भारत के कुछ नियम कानून है उसको फॉलो करना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर दूसरे देश में रह रहे हैं और उनको दोनों देश, यानी दूसरे देश में रहने के बावजूद भी अपने देश की नागरिकता भी है और दूसरे देश की भी नागरिकता उनको दी रहती है। तो ऐसा अधिकार भारत में नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए इटली, आयरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। इन देशों में नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिकता को नहीं पा सकते हैं।
और भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर आ जा सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उन्हें किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है कि वो झारखंडी है, वो बिहारी है, वो यूपी वाले हैं, वो मध्य प्रदेश वाले हैं, वो जम्मू कश्मीर वाले हैं। ऐसा भेदभाव भारत के संविधान में अपराध माना गया है। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा है ये चीज़। तो ये चीज़ आपका पॉइंट्स कौन वाला हो जाता है, एकल नागरिकता। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का जितने भी कोर्ट है हमारे देश में, ठीक है, जहाँ पर हमें न्याय मिलती है उसी को बोला जाता है न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। जितने भी इसके नीचे न्यायालय है उन सभी पर अधिकार प्राप्त है। जैसे इनसे जितने भी नीचे न्यायालय है, जैसे आपका जिला न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, तो इन सभी न्यायालय में अगर किसी तरीके से कुछ भी चीज नहीं सुलझती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका अपनाया गया है। कहने का मतलब है राज्य के स्तर में, ठीक है, स्टेट के स्तर में जो भी न्यायपालिका है और सेंट्रल लेवल पर जो भी न्यायपालिका है, दोनों का अलग अलग काम है। और अगर इनका प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं सुलझता है तो ये नहीं सुलझाने के लिए जाएंगे, क्योंकि इन पर इनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। इनको कुछ खास चीजों के सुलझाने के लिए रखा गया है, इनको कुछ खास चीजों को सुलझाने के लिए रखा गया है। भारत में तो ऐसा नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें अगर वो चीज़ नहीं सुलझता है तो हम लोग जाते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर नहीं सुलझता है तो फिर हम लोग कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जबकि ऐसा दोहरा न्यायपालिका में नहीं है, दोहरी न्यायपालिका प्रणाली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को यही सुलझा सकता है दोहरी न्यायपालिका में, जबकि जो सेंट्रल लेवल पर न्यायपालिका होगी वो नहीं सुलझाएगी। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। यदि राज्य के किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान करता है, अगर किसी भी समस्या को उच्च न्यायालय में समाधान करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। जो अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला माना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लास्ट आखिरी फैसला माना जाता है। इसे सभी भारतीय नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। ये हमारे यहाँ न्यायपालिका की प्रणाली, इसकी व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका मताधिकार का अधिकार, और इसका अधिकार आपको सही तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में करना है। जानते हैं इसके बारे में, सभी को पता होगा ऑब्वियसली। भारत में सभी को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। यदि उसकी आयु 18 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तो वह मताधिकार दे सकता है। कई देशों में जहाँ केवल शिक्षित लोग मताधिकार दे सकते हैं, जबकि हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत में चाहे शिक्षित हो या फिर अशिक्षित हो, सभी को वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है। ये अधिकार हम लोगों को कहां से प्राप्त हुई है, भारतीय संविधान से। इसको भूलिएगा नहीं। ये जो किताब है ना, कितना इंपॉर्टेंट किताब है, ये आप नहीं जान सकते हो इनको बिना पढ़े। बाकी अगर आप चाहो तो किताबों से एक्स्ट्रा पढ़कर अपने माइंड से भी इसी पॉइंट्स के आधार पर, देखिए इन सभी पॉइंट्स को भूलना नहीं है, इसी पॉइंट्स के आधार पर ही आपको ऐसे ही आंसर मेंशन करना है। लास्ट में निष्कर्ष मैंने कई वीडियो में बताया है कैसे आपको लिखना है, वो निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।